नमस्कार दोस्तों, टिमकटोन स्टूडियो में आज आपके लिए दिलबाग सिंह की रचना सुक्खा। रचना से पहले दिलबाग सिंह विर्क का एक संक्षिप्त परिचय। दिलबाग सिंह विर्क का जन्म 23 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के ज़िला सिरसा के गांव मचीता में हुआ था। शिक्षा एमए हिंदी, इतिहास, बीएड, ज्ञानी, हिंदी में नेट क्वालिफाइड, उर्दू में सर्टिफिकेट कोर्स। वर्तमान में स्कूल में लेक्चरर हैं। दिलबाग सिंह विर्क का हिंदी में प्रकाशित रचना कर्म कविता संग्रह चंद आंसू चंद अल्फाज 2005 में, निर्णय के क्षण 2008 में हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से, आओ संभाले भारत 2012 हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से, महाभारत जारी है 2015 में प्रकाशित, ये ज़रूरी तो नहीं 2017 में हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से, हाइकू संग्रह माला की मूर्ति 2012 में प्रकाशित, लघु कविता संग्रह तू ही बता 2020 में प्रकाशित, कहानी संग्रह कवच 2019 में प्रकाशित, पुस्तक समीक्षा रूप देवगुण की कहानियों में प्रेम का स्वरूप 2016 में प्रकाशित, साहित्य के कुछ रंग 2019, मेरा नजरिया 2020 में प्रकाशित, संपादन सतरंगी जज्बात 2015 में। इसके अलावा पंजाबी में दिलबाग सिंह विर्क का रचनाकर कविता संग्रह ये हुंगारा तुम्हारे 2014 में, हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से, अनुवाद जिंदगी दे झरोखे चाँद 2017, सुधाकर पाठक के हिंदी कविता संग्रह जिंदगी कुछ यूं ही का पंजाबी अनुवाद। तो दोस्तों, ये था दिलबाग सिंह विर्क का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम आपको ले चलते हैं दिलबाग सिंह विर्क की कहानी सुक्खा की तरफ। कहानी सुक्खा। सुक्खे ने आत्महत्या कर ली थी। सुक्खा माँ बाप का प्यार से रखा गया नाम, लेकिन लोगों के लिए कई वर्ष पहले तक वो सरदार सुखदेव सिंह था। माया तेरे 3 नाम परसू परसा परसाराम की तर्ज पर सुक्खे का नाम बदल गया था। बस यहाँ क्रम उल्टा रहा। वो सरदार सुखदेव सिंह से पहले सुखदेव बना और अब सिर्फ सुक्खा था। गांव की चौपाल पर आज चर्चा का विषय सुक्खा ही था। सुक्खे की बातें करते करते लोग बातों में सेठ रामू को घसीट लाए थे। सबसे पहले मेहर सिंह ने कहा, साला बाड़ियां गांव को खा गया। रामू गांव का आड़तिया था। मेहर सिंह ने उससे कर्ज लिया हुआ था। गांव के बहुत से लोग उससे कर्ज लेते थे। कई तो सरदार सुखदेव सिंह से सुक्खे तक का सफ़र तय कर चुके थे, तो कई अभी मेहर सिंह ही बने थे, परंतु मेहरू बनना अभी बाकी था। ज़रूरत के समय सभी रामू सेठ की तरफ भागते थे और बाद में चौपाल में बैठकर उसे गालियां देते थे। निहाले ने मौका देखकर अपनी भड़ास निकाली। अब वो फंसा ही समझो। कैसे? मेहर सिंह ने उतावले होते हुए पूछा। सुक्के ने रामू को पैसे देने हैं। हो सकता है रामू से तंग आकर उसने आत्महत्या की हो। यदि उसके परिवार ने पुलिस को यह बयान दे दिया कि रामू उन पर दबाव बनाता था, तो समझो वो जेल गया। निहाले ने ऐसा कहा जैसे वो इस बात को सुक्के के परिवार तक पहुंचाना चाह रहा हो। ऐसे कैसे चला जाएगा जेल? रामू कोई पैसे उसके घर फेंक कर तो नहीं आया था। आखिर उसने खुद उधार लिया था, पूरे होशो हवास में उधार लिया था। सरदार जगसीर सिंह बोल उठा। सरदार जगसीर सिंह रामू की हिमायती था। रामू पैसा उधार देता ही नहीं था, अपितु लेता भी था। सरदार जगसीर सिंह जैसे कुछ खाते पीते जमींदार 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से रामू को पैसा उधार देते थे, जिसे रामू सुक्खे और मेहर सिंह जैसे लोगों को 3 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से ब्याज पर देता था। कुछ पैसा उसका अपना भी था। रामू सेठ
पशुओं की खुराक और कीटनाशक आदि भी रखता था। और उसकी बेटी की किराने की दुकान थी। पूरा परिवार कोलू के बैल की तरह काम करता था। खर्च के मामले में वो बहुत कंजूस था। ये बात सारा गांव जानता था। सरदार जगसीर सिंह का समर्थन करते हुए सोहन सिंह ने कहा, ठीक कहते हो आप। सुक्के ने कर्ज लेते समय कल की चिंता नहीं की थी। कर्ज लौटाना भी पड़ता है और ये मूल से बढ़कर होता है। ना जाने क्यों इसकी चिंता उसने नहीं की। उसका अपने परिवार पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी औलाद के पास जितने का सामान सदैव रहता है, उसने उतने का तो शायद रामू के घर में ना हो। ऐसा भी क्या करते हैं सुक्के के लड़के? मेहर सिंह ने असंतोष जताया। बड़ा जीप से नीचे पाँव नहीं रखता, तो छोटे के पास बुलेट मोटरसाइकिल है। दोनों के पास 60-60, 70-70 हज़ार के आईफोन हैं। महंगे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। खाने पीने में खुला खर्च करते हैं। छोटे के पास तो नाजायज़ हथियार भी पकड़ लिया था पुलिस ने। 1 लाख रुपए देकर छुड़वाया था सुक्खी ने। पीछे बैठे वीरे ने कहा, माना उसकी औलाद बुरी निकल गई, पर रामू ने भी तो खूब लुटा है उसको। मेहर सिंह ने हार ना मानते हुए कहा, सुक्के की छोड़, सुक्के की छोड़। यदि रामू इतना ही बुरा है तो तू क्यों नहीं खुद को बचाता उसके जाल से? क्यों लेता है उससे कर्ज? सोहन सिंह ने कहा, जी तो बड़ा करता है, पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। एक तो फसल नहीं होती, ऊपर से सरकार जीने नहीं देती। मेहर सिंह ने उदास होते हुए कहा। और अपने खर्चे? सोहन सिंह ने चोट की। मेहर सिंह ने अभी कुछ समय पहले ही बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। पैसा पानी की तरह बहाया था। इसी कारण उसे एक बार फिर कर्ज लेना पड़ा था। वैसे पहले भी उसने रामू को काफी पैसे देने थे। क्या करें, रिवाज ही ऐसे बनाए हैं। यदि 2 पैसे खर्च ना करें तो नाक कटती है, और खर्च करें तो कर्ज बढ़ता है। मेहर सिंह ने बेबसी के साथ कहा। फालतू के दिखावे से बढ़ती महंगाई और खेती की कम होती आमदनी ने किसानों की हालत पतली की हुई थी, और वो कर्ज लेने को मजबूर थे। कुछ लोगों ने चादर को सिकुड़ते देख पैर समेट लिए थे, जबकि कुछ संभले नहीं। सुक्का उन किसानों में से था जो हालात के मुताबिक खुद को बदल नहीं पाए थे। उसके सिर पर भारी कर्ज था। जिन दिनों वो सरदार सुखदेव सिंह था, उन दिनों उसके पास 15 एकड़ जमीन थी। पिता की अकेली संतान था। खर्च कम था, आमदनी अधिक थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। खर्चा बढ़ने लगा और आमदनी कम होने लगी। उसने पैरों को चादर के मुताबिक करने के बजाय कर्ज से चादर को बड़ा करना उचित समझा। पुराने घर को गिराकर नई कोठी बनाने के लिए उसने पहली बार बैंक की दहलीज पार की। कर्ज लेने हेतु बैंक की सीढ़ियां चढ़ना उसकी गाड़ी को पटरी से उतरने की शुरुआत थी। हालात उस समय और बिगड़ गए जब उसने बड़ी बेटी की शादी की। विवाह पर खुलकर खर्च ना हो, ये कैसे हो सकता है? बैंक का कर्ज पहले ही काफी हो चुका था, तो इस बार रामू सेठ के पास जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। रामू सेठ बस सुरक्षा की दृष्टि से ही जमीन गिरवी रखता था। असल में वह रकम पर ब्याज लेता था। सुखदेव को भारी मात्रा में ब्याज देना पड़ा, तो सारी फसल ब्याज चुकाने में ही जाने लगी। रोजमर्रा की चीजें भी उधार आने लगी। दिनों दिन कर्ज की गठरी भारी होती गई। बैंक का तकाजा बढ़ने पर उसने 3 एकड़ जमीन बेच दी। पहली बार जमीन बेचते समय वो थोड़ा सकुचाया था, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों का पानी मर गया। जमीन बेचना उसके बाएं हाथ का खेल हो गया, जबकि जमीन जमींदार की जान होती है। उसे अगली मार छोटी बेटी की शादी पर पड़ी। बड़ी बेटी की शादी पर खूब खर्च किया था, तो छोटी बेटी पर क्यों ना करता। भले ही अब तक वह पूरी तरह से खोखला हो चुका था। कर्ज पहले से ही ज्यादा होने के कारण और कर्ज मिलना मुश्किल था, इसलिए छोटी बेटी की शादी पर 4 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी। अब तक वह सुखदेव सिंह बन चुका था। बेटियों की शादी के बाद उसने सोचा कि अब संभल जाएगा, लेकिन जिसको उधार लेकर खाने की आदत पड़ जाए, वो आमतौर पर कम ही संभलता है। कभी मुकर जाने के ख्याल, तो कभी सरकार से कर्ज माफी की उम्मीद उसे कर्ज लेने को उकसाती रहती। शादी के बाद भी बेटियों के खर्च कम नहीं होते। बेटियों के बच्चों के जन्म पर भी माँ बाप को खर्च करना पड़ता है, तो तीज त्योहार पर भी।
ऊपर से बेटे भी खर्चीले निकले। उन्हें रोज पेट्रोल डीजल के लिए नकद चाहिए था। रोज के खर्चे, ब्याज और कुछ उधार चुकाने में 3 एकड़ जमीन और बिक गई। अब वो सिर्फ 5 एकड़ वाला सुखा था। इस समय उसे बैंक का कर्ज भी देना था और रामू का भी। कल सुक्के की अपने छोटे बेटे के साथ खूब लड़ाई हुई थी। वीर ने फिर रहस्य की बात बताई। अच्छा, सोहन सिंह ने हैरानी जताई। वैसे कोई बात नहीं, नई बात नहीं थी। उनके घर में तो रोज की लड़ाई थी। बस फर्क इतना था कि कल पिता पुत्र लड़ते लड़ते गली में आ गए थे। दोनों के हाथ में लाठियां थीं। बड़ी मुश्किल से हटाया था हमने। वीरे ने बात को आगे बढ़ाया। तो ये बात है, सरदार जगसीर सिंह ने कहा और निहाले से मुखातिब होते हुए बोला। तू तो कहता था कि रामू के कारण मरा है सुक्का। जब घर में तंगी हो तो लड़ाई होती ही है, और जब घर में रोज लड़ाई होने लगे तो कुछ ना कुछ तो बुरा भी होता ही है। सोहन सिंह ने समझदारी भरे बात कही। उसने जो चिंगारी फेंकी थी वो आग की लपटों में ना बदल सकी, इसका उसको अफसोस था। बात अमीर गरीब की नहीं, सच की है। रामू सेठ तंगी काटते हुए पैसे बचाता है और बचे हुए पैसे ब्याज पर देता है, जबकि सुक्खे जैसे लोग कर्ज लेकर गुलछर्रे उड़ाते हैं। जब आमदनी कम हो तो खर्च भी कम करना चाहिए। हमारे कोई आपसे अलग फसल तो नहीं होती, मगर खुद को संभाल रखा है। हो सकता है रामू उधार वालों को खाद स्प्रे महंगी देता हो, मगर किसी के घर पैसे फेंकने तो नहीं जाता। सोहन सिंह ने कहा। कर्ज लेना बुरी बात है और कर्ज का इतना आसानी से मिल जाना भी बुरा है। आजकल तो बैंक वाले भी घर घर जाकर लोन बांटते फिर रहे हैं। इस पर भी कुछ लगाम लगनी चाहिए। राजनीतिक दलों के चुनाव के समय ऋण माफी के झूठे आश्वासन भी ऋण लेने के लिए प्रेरित करते हैं। उनको भी रोका जाना चाहिए। सियाने लोग कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। गांव के बुजुर्ग कृपाल सिंह ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, ये तो आपने सही कहा। सबने सहमति दी। चर्चा किसी एक नए विषय की तलाश तक बर्खास्त हो गई थी।